नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आज डॉक्टर कफ़ील की यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई थी। उसी सिलसिले में पहले भी मुंबई के विनय दुबे प्रयागराज आ चुके हैं और आज भी उन्होंने अपना समय निकाल के, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने निभाया और वो आज प्रयागराज में हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आज हुआ क्या। आज सबसे बड़ा चीज़ है कि न्यायपालिका पे आम आदमी विश्वास कैसे करे, वो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ न्यायपालिका पे, लेकिन अगर जस्टिस डिले होता है इट मीन्स इट डिनाइड। जो आज थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा आज एक दुख कह सकते हैं दिल में होता है। आज हम लोग श्योर थे कि डॉक्टर कफील खान जी रिहा हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी थी। कोर्ट नंबर 32 में पहली हियरिंग थी जो जस्टिस गुप्ता और जस्टिस चौहान के बेंच में, और वहाँ पे जब सुनवाई शुरू हुई तो उससे पहले ही जस्टिस गुप्ता ने मना कर दिया कि हम ये सुनवाई नहीं करेंगे। अब वो क्या चीज़ थी वो कोई समझ नहीं पाया, और ना आर्ग्यूमेंट हो पाई, ना कोई चीज़ वहाँ पे हो पाई। अब अगली तारीख दी गई है 5 अगस्त की, तो अब देखते हैं क्या हो सकता है अगली डेट में। तो आप आएंगे 5 तारीख को? जब तक डॉक्टर कफील खान रिहा नहीं हो जाएगा तब तक विनय दुबे यहाँ आता रहेगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ आए थे और ट्रेन से आए थे इस बार आप, तो अगली बार क्या अपेक्षा करते हैं? वही टीम फिर से लेके आएंगे कि अकेले आएंगे? देखिए, टीम का लाने का कारण कुछ अलग था। आज हम लोग फाइनल हियरिंग में थे, ऐसा मुझे लगता था कि फाइनल हियरिंग हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इस समय सुनवाई में ये आ रही है कि हर बार जज बदल जाते हैं। हर बार नया जज आता है, फिर वो फ्रेश उसको स्टडी करता है, फिर अपना आर्ग्यूमेंट होती है। सीन यही है कि जो जिस तरह से डिले हो रही थी, जो मेरी टीम आई थी उसमें बहुत सारे मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स थे जो कंसल्ट करना चाहते थे कि हो क्या रहा है या फिर कहाँ पे हम लोग लैकिंग कर रहे हैं। वो कल से लेके अभी तक कंटिन्यू इलाहाबाद में थे। मैं इवन तो बनारस भी गया था, बट बाकी लोग जो थे वो इलाहाबाद में थे। वो अपनी स्टडी की केस के ऊपर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। बट जिस तरह से आज जो रिज़ल्ट आया है, जस्टिस गुप्ता जी ने जिस तरह से कोर्ट के अंदर चीज़ें कही हैं, उससे वो भी आहत हैं कि इस तरह से अगर चलता रहा तो एक आम इंसान किस तरह से न्यायपालिका पे विश्वास करेगा। अच्छा, अभी आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, डॉक्टर कफ़ील के ब्रदर के साथ का था वो, और उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है विनय दुबे से क्राउड फंडिंग के लिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये बात जब भी शुरुआत हुई थी 9 तारीख को, उस समय मेरी आदिल जी से बात हुई थी। कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी कि मैनेज करनी है। मतलब मैनेज का मतलब ये नहीं होता है कि ख़रीद फरोख्त। मैनेज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे दस्तावेज या कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कोर्ट में केस में मदद आए, उसमें मदद करने के लिए उन्होंने पूछा था। वो सारी चीज़ें मेरी तरफ से की गई हैं। और रही बात क्राउड फंडिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो डॉक्टर कफ़ील खान है वो एक देश का मसला है, एक देश का मामला है। जिस तरह से उनकी बेगुनाही होते हुए भी उनको जेल में रखा गया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती थी कि उनको जो भी मदद हो सकती है किया जाए। कब तक आखिर एक फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज़ पे या किस तरह से पैसे बहाएगा? एक लिमिट होती है हर व्यक्ति की। वो धीरू भाई अंबानी तो है नहीं कि महालक्ष्मी की कृपा है और अरबों खरबों लाखों करोड़ों रुपया है उनके पास। तो मुझे एक लगा कि इंसानियत के तौर पे जो हो सकता है वो करना चाहिए। लेकिन बाद में जिस तरह से ऑडियो वगैरह आई हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, और रिज़ल्ट जिस दिन आ जाएगा उस समय हम उनके परिवार के साथ बैठ के ये मामला समझा लेंगे कि क्या है, कैसे है। और जहाँ तक है, उनके परिवार को भी ये चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी परिवार के सदस्यों ने ब्लॉक किया हुआ है मुझे। वो नहीं चाहते हैं कि मुझसे बात को, शायद उनके ऊपर दबाव है उनके समाज का या उन लोगों का जो इस केस में इन्वॉल्व है। वो नहीं चाहते कि विनय दुबे से संपर्क करें। तो लास्ट 18 तारीख से मेरे को लग रहा है कि उन्होंने लगभग सभी लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, और ना मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि उनके परिवार से कांटेक्ट करूँ। आज आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई डॉक्टर कफ़ील के भाई से? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई है उनसे, और मैं नहीं चाहता मैं किसी से मिलूँ इस मामले में। जो मैं कर रहा हूँ उनसे मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीएम केयर फंड पे काफ़ी आवाज़ उठी थी सोशल मीडिया पे, और आपने भी उठाया था। वो भी एक क्राउड फंडिंग है, उसके भी आप विरोध करते हैं, और आपने खुद क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसमें सवाल एक और जोड़ के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साथ साथ ये भी बताइए कि ये जो आप खर्चे कर रहे हैं, आप प्रयागराज आए, आप बनारस गए, आपने जो भी खर्चे किए, क्या ये आप इसी फंड से ही काटेंगे? देखिए, सबसे पहले क्राउड फंडिंग एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे आप मदद के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मिसयूज़ भी होता है, जैसे पीएम केयर फंड में हो रहा है। लेकिन जो क्राउड फंडिंग लेता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि एटलीस्ट उसको जस्टिफाई करे, उसको उसका हिसाब दे, क्योंकि ये लोगों का दिया हुआ पैसा होता है, किसी इंडिविजुअल का पैसा नहीं है।
तो मैंने कभी भी मना नहीं किया कि मैं उसका हिसाब नहीं दूंगा। जैसा पीएम केयर्स में मोदी जी मना कर चुके हैं साहब, उनकी गवर्नमेंट ने क्लियर कर चुके हैं कि इस पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं होगा, ना किसी ले सकते हैं ना हम किसी को देंगे। बट विनय दुबे का वो सिस्टम नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बार बार अपने वीडियोज़ में कहा है कि जब भी ये थोड़ा सा मामला अपने तरफ से एंडिंग पे पहुंच जाएगा, डॉक्टर कफील की रिहाई हो जाएगी, तो बाकायदा बैंक स्टेटमेंट्स के साथ उनके परिवार को मिलेंगे, एक एक रुपये का उनको हिसाब दिया जाएगा, साथ में उन जनता को हिसाब दिया जाएगा जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं अपनी तरफ से, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। ट्रांसपेरेंसी जो लोगों को, जो विश्वास लोगों ने रखा है मुझ पर, वो कभी टूटने नहीं दूंगा और ये चीज़ हमेशा रहेगी मेरे साथ में। आज आपने कहा था कि आपके साथ बनारस वाले मिश्रा जी भी आएंगे, तो वो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके साथ? वो कल हमारी मुलाकात हुई, रुद्राभिषेक हमने किया वहाँ पे, और उनकी कल भी फास्ट था, आज भी सोमवार का फास्ट है महादेव का। तो कंटिन्यू 2 फास्ट के बाद ट्रेवल कराना, और फिर वैसे भी यहाँ के कुछ उनका मतलब एक वो कहना था कि मैं कुछ आपका एक तरह से लोड ही रहूँगा, मैं कुछ वहाँ पे कर नहीं पाऊँगा, तो बेहतर है मैं स्टे करता हूँ यहाँ पे बनारस में, आप वापस आइए। और यहाँ से वापस बनारस की मेरी यात्रा है। जाते समय भाई के साथ में हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे बाबा विश्वनाथ का, उसके बाद मुंबई वापसी। अच्छा, मिश्रा जी से याद आया कि एक और मिश्रा हैं, कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से निकाले गए थे जो, उन उसी जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि उमा भारती हैं, स्मृति ईरानी हैं, ज्योतिराज सिंधिया हैं। ये सब एक ज़माने में या कुछ अभी भी कुछ दिन पहले तक बीजेपी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की काफ़ी बुराई करते थे। जैसे उमा भारती ने बोला था कि विनाश पुरुष है, इसी प्रकार बहुत से कथन है, स्मृति ईरानी का भी है पुराना काफ़ी। तो ये लोग ने तो अपनी राजनीति चमका के और जो भी करके आ गए अंत में बीजेपी में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप हैं, मिश्रा जी हैं, ये सब केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये मुद्दा पकड़ के बैठे हुए हैं और बाद में आप आना चाहते हैं अंत में उसी पार्टी में जिसके बारे में आप बुराई करते रहते हैं दिन भर? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं होता है, और ऐसा बहुत से बड़े बड़े लोगों ने किया है। तो क्यों, मतलब हम क्यों ना उम्मीद करें कि आप भी जाएंगे अंत में वहीं पे? देखिए, रही बात मेरी बात है तो वो समय बताएगा जब चीज़ें होंगी। आपने जिस हरीश मिश्रा की बात की, ऑलरेडी वो कांग्रेस के में हैं, वो सारी चीज़ें कर पाते हैं, ऑफिशियली वो उनके पदाधिकारी हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली अटैच होता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे साथ में वो चीज़ें नहीं हैं आज तक। मैं 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी की थी उसमें रहा हूँ। उसके बाद से मेरा पॉलिटिकल मोहभंग हो चुका है। अगर मुझे मुझे एक इंटरेस्ट कह सकते हैं कि आता है या नहीं होता है, तो मैं मुंबई जैसे क्षेत्र में रहता हूँ जो राजनीति का हब है। वहाँ से मेरे पास 50 ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक मुझे पता है कि उनसे जुड़ने के बाद मेरी जो ये स्वतंत्रता है वो छीन जाएगी। मुझे उनकी विचारधारा के हिसाब से बात करना पड़ेगा। और आज के डेट में भारत के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिख रही है मुझे जिससे मेरी विचारधारा, जो मैं एक खुलेपन से, एक ओपनली मैं जो चीज़ें रखता हूँ, वो कोई फॉलो कर पाएगा या मैं उसे फॉलो कर पाऊँगा। अगर कोई मेरी विचारधारा की पार्टी अगर दिखती है तो मैं 100% जुड़ना चाहूँगा। मैं ऐसा कभी मना नहीं कर सकता इसे। अभी पता चला था कि आप बिहार भी जाने वाले हैं, जैसा आपने बताया भी था। तो क्या बिहार में आप लोग इस बार चुनाव में कुछ किसी की पार्टी का सपोर्ट करेंगे? वैसे तो आपने बोल ही दिया है कि किसी पार्टी को विचारधारा को पसंद नहीं करते, तो क्या आप वहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे या पब्लिक से मिलने जाएंगे? बिहार में आपका जाने का उद्देश्य क्या है अगर आप वहाँ जाते हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात, चुनाव लड़ना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। सबसे कारण ये होता है कि अगर आप किसी विधानसभा चुनाव में अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस राज्य का मतदाता होना ज़रूरी है। अगर आप वोटर नहीं हैं तो आप कैंडिडेट नहीं बन सकते। लोकसभा के अंदर आप किसी भी जगह से लड़ सकते हैं, पूरे देश के आप मतदाता होने चाहिए। तो सवाल लड़ने का तो ख़त्म हो जाता है यहीं पे कि मैं वहाँ पे चुनाव लड़ना या तैयारी। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारा जो मुहिम है वो मतदाता जागरूकता अभियान होगा। आप चाहे जिसे वोट देना चाहें दें, लेकिन मतदान ज़रूर करें। मेरा जो कैंपेन होने वाला है वो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोरोना का ऑलरेडी है, लोग डरे हुए हैं कि वो बूथ तक जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और इस एक समाज में जुड़े होने के नाते एक जिम्मेदारी होती है देश के नाते कि लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करें। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें होती है, तो हमारा कैंपेन वहाँ पे इसी के लिए होगा। और आप कैंपेन सोशल मीडिया के माध्यम से देखोगे कि अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्मेल या आपको फीलिंग आ गई तो आप मुझे बताइएगा। मेरा कैंपेन बहुत क्लियर कट है। मतदाता को वोट बढ़ाने के लिए, वोटिंग करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, वो मेरी कैंपेन है। जो चीज़ें हो रही हैं वो खुद देख रहे हैं। आज बाढ़ का पानी उनके घरों में पहुँचा है, आज कोरोना का वहाँ पे चीज़ें नहीं, तो खुद एनालाइज करें कौन उनके लिए बेहतर है। तो वहाँ पे चुनाव होना चाहिए, कोरोना फैला हुआ है, साथ में आपका बाढ़ आ गई है, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को
चुनाव कराना चाहिए कि आपको कुछ और कहना है इसके बारे में? सर देखिए, अगर प्राकृतिक आपदा और इंसानियत के नाते देखा तो इस समय विधानसभा चुनाव वहाँ पे ना हो तो बेहतर है। लेकिन जब संविधान की बात आती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, एक सरकार का जो टर्म है, जो मियाद है वो पूरी हो रही है, उसके बाद वहाँ पे एक नए सरकार की गठन, नए सत्ता की गठन होना ज़रूरी है। ये कानूनी प्रतिबद्धता है। तो वोट डालने लोग जाएंगे उसमें कोरोना नहीं फैलेगा वो ज़्यादा? सर वो चीज़ें इलेक्शन कमीशन कैसे फ़िल्टर करता है, ये उनकी टेक्निक है, उनके ऊपर, प्रक्रिया के ऊपर होता है। लेकिन रही बात संविधान की, तो उनके हिसाब से अक्टूबर या नवंबर के शुरुआती में नई सरकार का गठन होना अनिवार्य है। तो वो भी एक पैरामीटर है जिसको मेंटेन करना है, संविधान ना टूटे। और दूसरा पैरामीटर है कि लोगों की जान भी बचानी है, तो उसको कैसे अब सरकार और इलेक्शन कमीशन देखता है वो उनके ऊपर है। आपसे एक आखिरी सवाल कि डॉक्टर कफील की रिहाई अगर हो जाती है आज, और अगर नहीं होती है उसके बाद हो जाती है, अगली डेट जो मिलती है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो इसका क्रेडिट जाता है उनके परिवार को जाता है। ख़ास तौर पे उनके जो 2 भाई हैं, आदिल और जो छोटे वाले हैं, उनको जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत उन्होंने की है। ये लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इस केस में जुड़ने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, अगर सबसे ज़्यादा इसमें जो मेहनत, ग्राउंड लेवल की जो मेहनत है, वो उनके भाइयों ने की है। और सबसे ज़्यादा एक जो नुकसान हुआ है इस पूरे वाक़या में या पूरे प्रकरण में, उनकी पत्नी और उसकी सबसे छोटी जो बेटी है उनका हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दुआएं और उनके भाइयों की जो मेहनत है, पूरा का पूरा क्रेडिट 100% ये उनके पास जाता है। और आम जो जनता है जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, ये एक्चुअल उनके हकदार हैं। और अगर आज मान लीजिए फैसला आता है कि नहीं हुई उनको बेल या डेट आगे भी लगे, तो उस समय आपकी एक बात तो सच हो जाएगी जो आपने वकीलों को लेके कह दिया था, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कानून जब हम कोर्ट रूम में होते हैं तो वो अनिश्चितता से भरा हुआ एक समुंदर होता है। कब किस पल क्या हो जाए नहीं कह सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है। कोर्ट रूम में इसी की प्रदर्शन होती है। जज साहब बैठे हुए थे कि अगर एक सबूत आप दे दो तो हम उस पर फैसला ले लेंगे। वो सबूत कोर्ट रूम तक पहुंचाने का काम उस एडवोकेट और लीगल टीम का होता है। अगर इस केस में इतना डिले हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, जिसको भरने में जो टीमें हैं वो नाकाम हुई हैं। और उसको फ़िल्टर जितना जल्दी कर लेंगे तो शायद उतनी जल्दी रिहाई हो जाएगी। चलिए, आपने समय दिया X24 को, धन्यवाद विनय जी। शुक्रिया। ये थे विनय दुबे जी मुंबई से, जो आज डॉक्टर कफील के केस में प्रयागराज आए थे। इन्होंने अपने ही तरीके से, तो नहीं कहूँगा हाँ, बट इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया सभी सवालों का। धन्यवाद। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, कैमरामैन आकाश राय के साथ।